नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को दिया पोर्टफोलियो। अमित शाह को फिर से मिला गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह को पीएम ने दिया रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, नितिन गडकरी को पीएम ने दिया सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया कृषि मंत्री। तो ये जानकारी, राजनाथ सिंह को पीएम ने रक्षा मंत्रालय दिया है, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया, वहीं निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिए गए हैं। तो पहले की तरह एक बार फिर से वो वित्त मंत्रालय संभालेंगी और नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय फिर से दिए गए हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह फिर से रक्षा मंत्री बने रहेंगे और रक्षा मंत्रालय उनके जिम्मे सौंपा गया है और अमित शाह फिर से गृह मंत्रालय संभालेंगे। तो पीएम मोदी ने मंत्रियों को पोर्टफोलियो दे दिया है और मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। तो मोदी 3.0 के कार्यकाल की शुरुआत हो गई है और अब जो है मंत्रालयों का, विभागों का बंटवारा हो चुका है और कुछ जो मंत्रालय है पहले की तरह ही रहे हैं और कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनमें पहले की तरह बात करें तो अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय और राजनाथ सिंह को पीएम ने रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया है। और इसके बाद अगर बात करें कैबिनेट में नए चेहरे की, तो शिवराज सिंह चौहान है जिन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय कुमार पांडे रांची से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 का कार्यकाल जो है शुरू हो चुका है, मंत्रालयों विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। जी बिल्कुल, ये देखिए कैबिनेट की बैठक होने के बाद जो है, यानी मंत्रियों की शपथ होने के बाद देखिए कैबिनेट की बैठक 24 घंटे के अंदर ही और उनकी पोर्टफोलियो भी बढ़ दी गई है। तो निश्चित रूप से जो देश में एक जश्न के रूप में और नई पारी के रूप में देखा जा रहा है, जो सरकार की उम्मीदें थी, आप देख सकते हैं कि जो चुनाव के दिनों में उन्होंने जो घोषणा की है जो जनताओं को देने के लिए, और जो चीजें एक उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ फिर एक जनता जो मैंडेट दिया है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बीजेपी जो मोदी सरकार की जो 3.0 है वो निश्चित रूप से कारगर साबित होगी राज्य के लिए। और दूसरी तरफ हम ये बात कर सकते हैं कि जो झारखंड से अन्नपूर्णा देवी जो हैं उनको कैबिनेट में शामिल करने के बाद कल उनको पोर्टफोलियो मिला है, यानी बाल विकास कल्याण विभाग उनको मिला है। और संजय सेठ जो है राज्य मंत्री, जो रक्षा विभाग के लिए उनको नियुक्त किया गया। तो निश्चित रूप से राज्य में बल्कि पूरे देश में एक नई सशक्तिकरण यानी महिला सशक्तिकरण को लेकर के, सुदृढ़ीकरण के और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करेगी। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो राज्य में जो रक्षा को लेकर के जो संजय सेठ को जो जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित रूप से राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में भी और रक्षा को के दृष्टिकोण से वो आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि जो सरकार है बिल्कुल संतुलित तरीके से रख करके पोर्टफोलियो दी गई है। जी बात करें हम मंत्रालयों की, तो काफी समय से इसको लेकर जब से शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ है, या यूं कहें कि जब परिणाम जो है लोकसभा चुनाव के सामने आए थे, उसके बाद से ही मंत्रालयों को लेकर जो है संशय बना हुआ था, किसके हिस्से कौन सी जिम्मा जो है वो दिया जाएगा। और अब जिस तरीके से जो है मंत्रालयों का, विभागों का बंटवारा हुआ है, क्या एनडीए के घटक दल सभी इससे खुश हैं? जी बिल्कुल, ये देखिए सारी चीजें, देखिए आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री जब शपथ लेने के पहले, जो मंत्रियों की शपथ लेने के पहले उन सारी तमाम संभावित लोगों के साथ बैठक की और पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी और सभी चीजों की सारी सहमति से तैयार की गई। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें जो सारी अंडरस्टूड है, जो भी उनके घटक दल के शामिल लोग हैं, उनके सहयोगी जो भी हैं, उनके सहमति के कारण उनके जो भी चीजें हैं उनके साथ ही सहमति के कारण ही भी सारी चीजें व्यवस्थित हुई है। तो निश्चित रूप से अभी तक तो कोई विराग का और स्वर्ग का नहीं देखने को मिला है। तो आगे मुझे लगता है कि देश एक नई दिशा के रूप में उभर कर जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित लगता है कि तीसरे कार्यकाल बेहतर तरीके से देश को आगे नई दिशा की ओर लेके जाएंगे। जी, और हमारे साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ से प्रियम पाठक भी जुड़ गए। प्रियम, अब जो है विभागों का बंटवारा हो चुका है, मोदी मंत्रिमंडल में जो तीसरी पारी है उसमें पोर्टफोलियो का बंटवारा हो चुका है। वहां अगर बात करें तो कुछ पुराने केंद्रीय मंत्रियों को वही विभाग सौंपे गए हैं जो पहले वो हैंडल करते आए हैं, जिसकी जिम्मेदारी पहले भी उन्हें मिली थी।
बिल्कुल, जो ही देखिए मोदी मंत्रिमंडल के तीसरा जो कार्यकाल है उसके जो मंत्री हैं उनका गठन हो चुका है, विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन उसमें जो कोर टीम आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो आपको वैसी ही नजर आएगी। चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आप बात करिए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करिए, वित्त मंत्री की बात करिए तो निर्मला रमण ही है, इसके अलावा रेलवे की बात करें तो वो अश्विनी वैष्णव ही है। तो यानी कि जो कोर टीम है और जो मुख्य अहम विभाग होते हैं वो जिस तरीके से पिछली बार देखने को मिला था मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में, ठीक उसी तरीके की तस्वीर जो है वो तीसरे में भी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप बात करेंगी, यूं ही तो देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ से राजनाथ सिंह जाते हैं, पिछली बार भी रक्षा मंत्री थे, इस बार भी रक्षा मंत्री हैं, और जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तब वो गृह मंत्री थे। तो इस बार जो है कह सकते हैं कि जिस तरीके से दूसरा कार्यकाल था ठीक उसी तरीके की तस्वीर दिख रही है। खुद प्रधानमंत्री यहाँ वाराणसी से आते हैं, सहयोगी दल के रूप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अपना दल मुख्य तौर पे है, और उसके लिए अनुप्रिया पटेल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर हिस्सेदारी जरूर इस बार थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि पिछली बार 15 सदस्य उत्तर प्रदेश से मोदी मंत्रिमंडल में थे, लेकिन इस बार 11 रह गए हैं, जिसमें से 7 पुराने चेहरे हैं और 4 नए चेहरों को शामिल किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में अहम है। हालांकि हर एक चीज का ध्यान रखा गया है, चाहे समीकरणों की बात करें, चाहे वो जाति समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो या अन्य समीकरणों की बात हो, उन सभी चीजों का बखूबी ध्यान रखा गया है और कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की पूरी कवायद की गई है, चाहे वो क्षेत्रों के आधार पर हो, जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए हैं तो उससे सबब लेते हुए कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसका कैसे उसका पॉलिटिकली रूप से फायदा मिलेगा और उसके लिए किस तरीके से किस जगह पर नेतृत्व देने की आवश्यकता है विशेष तौर पर, तो उस जगह का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। इसीलिए अगर आप देखें तो चाहे वो अवध क्षेत्र हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे पूर्व हो, सभी जगह पूर्वांचल हो, सभी जगह से जो है वो चेहरों को जो है वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और कहीं ना कहीं जो तस्वीर है अगर आप वो देखें तो जैसे 2019 में नजर आ रही थी मोदी मंत्रिमंडल की, ठीक उसी तरीके की तकरीबन जो तस्वीर है, कोर टीम तो एज इट इज बिल्कुल सेम वही नजर आई है। और कहीं ना कहीं बाकी जो टीम है उसमें आप देखें तो जरूर जो नए चेहरे आए हैं उनके साथ में उनको अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग है, जो महत्वपूर्ण लोग हैं मोदी की, जो भरोसेमंद टीम है उनकी, वो एज इट इज ही आपको नजर आएगी। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अजय का। अजय, जैसा कि अभी आपने सुना, पीएम ने साफ तौर पर बताया कि जो कोर टीम है वो पहले की तरह ही है और कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है। शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले, मनोहर लाल की बात कर ले, लेकिन अगर हम बात करें तो विकसित भारत के संकल्प को लेकर इस बार जो है कितना उस पर काम देखने को मिलेगा तीसरी पारी में, क्योंकि 100 दिनों का एजेंडा भी मोदी सरकार ने तय किया है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि देखिए मोदी पिछली बार भी आपने देखा होगा कि हर मंत्रियों का पोर्टफोलियो के हर 100 दिन का रिव्यू किया है। तो आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने लगातार देश के लिए, हित के लिए काम किया, जिस तरह की जो भी विकास की योजनाएं की नींव गढ़ी गई है पूरे देश में, तो निश्चित रूप उसी का मेंटेन आपने देखा होगा लोकसभा चुनावों में मिला। तो ये मुझे लगता है कि इस बार भी उसी प्रकार से जो भी मंत्री उनको पोर्टफोलियो मिली है और उनको जो भी चीजें जिम्मेदारी दी गई है उनको बखूबी से निभाने के लिए पहले भी आश्वस्त किया है और उन्होंने कहा कि पूरी निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। तो निश्चित रूप से लगता है कि आने वाले समय में जो भी उनको जिस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और निश्चित रूप से उनकी रिव्यू 100 दिनों में होगी, तो उसके आधार पे ही उनको ग्रेडिंग किया जाएगा, उसके अलावा ही उसके आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री लगातार जो देश के हित के लेकर के बात कर रहे हैं और जनता के, आपने देखा होगा कि कल जो कैबिनेट की बैठक में पहले हस्ताक्षर किसानों के हित के लिए उन्होंने अनुशंसा की है। तो निश्चित रूप से राज्य में जो उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ से अधिक आवासों को देने की जो अनुशंसा की है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये देश के लिए निश्चित रूप से एक गौरव क्षण के रूप में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। प्रियम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंत्रियों को पोर्टफोलियो दिया गया है और अमित शाह को भी वही मंत्रालय सौंपे गए जो उन्होंने पहले पारी में जो है इसके पहले संभाला था। राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी का भी नाम इसमें शामिल है, जो पुरानी जिम्मेदारी को इस बार भी निभाते हुए नजर आएंगे। हालांकि नया चेहरा बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय इस बार सौंपा गया है और एक बार फिर से केंद्र में वो भी केंद्रीय मंत्रियों में नजर आएंगे। तो बात करें कि किसको क्या मंत्रालय मिला है, तो अमित शाह पहले की तरह इस बार भी गृह मंत्री के पदभार पर जो है आसीन रहेंगे और पदभार संभालेंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय इस बार भी तीसरी पारी में भी संभालते हुए दिखेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय सौंपा गया है। इसके पहले भी वो ये कार्यभार संभालते नजर आए थे। और निर्मला सीतारमण की बात करें तो वित्त मंत्रालय
दूसरी पारी में भी वो संभाल रही थी मोदी मंत्रिमंडल के, और इस बार भी उन्हें वही जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा हम बात करें एस जयशंकर की, तो ये वो नाम है जो काफी जाने माने हैं और एक अपनी अलग शख्सियत के लिए जाने जाते हैं। दूसरी पारी में भी ये संभालते और तीसरी पारी में भी नजर आए। वहीं मनोहर लाल जो है ऊर्जा शहरी विकास मंत्री बनाए गए हैं। तो ये वो नाम है जो केंद्र में जिन्हें जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं। तो ये वो नए चेहरे हैं और मनोहर लाल नए चेहरे हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी को एमएसएमई का जिम्मेदारी जो है इसकी सौंपी गई है और इन्हें भी केंद्र में जगह मिली है। और अजय टम्टा इन्हें परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये वो नाम लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। तो मोदी 3.0 में ये जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। मनसुख मांडविया की बात करें तो श्रम मंत्रालय इनके हिस्से दी गई है और श्रम मंत्रालय को संभालेंगे मनसुख मांडविया। और वहीं अश्विनी वैष्णव की बात करें तो रेल सूचना मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है और इसकी जिम्मेदारी मोदी 3.0 में निभाते हुए नजर आएंगे। तो ये वो चेहरे हैं जिन्हें केंद्र में जगह मिली है। मोदी 3.0 के कार्यकाल में ये जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया है और इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो मंत्रालयों के विभागों के बंटवारे की, तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। और अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, इसके साथ ही नितिन गडकरी जो पुराने कार्यभार संभालते नजर आएंगे, इन्हें भी सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। तो नितिन गडकरी इस बार भी निभाते हुए नजर आएंगे। और निर्मला सीतारमण की बात करें तो वित्त मंत्रालय एक बार फिर से इनके जिम्मे दिया गया है। तो केंद्र में ये जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। एस जयशंकर जो कि फिर से विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री बने हैं और विदेश मंत्रालय को संभालते हुए नजर आएंगे तीसरी पारी में भी। और इसके साथ नए चेहरे की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री बनाए गए हैं। ये वो नए चेहरे जिन्हें इस बार केंद्र में जगह मिली है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री बनाए गए हैं। और वहीं अगर बात करें चिराग पासवान की, जो कि बिहार में काफी अच्छी खासी बढ़त बनाई है, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय चिराग पासवान को सौंपा गया है। घटक दल की बात करें उसमें काफी अहम जिम्मेदारी निभाई है इन्होंने और पांचों की पांचों सीटें जो कि इन्हें एनडीए की ओर से दिया गया था उन सभी पर जीत हासिल की है। और इसको लेकर जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केंद्र में इनको सौंपा गया है। तो वो चेहरे हैं लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। और इस बार जो है मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है और अलग अलग हिस्से जो है अलग अलग मंत्रियों के नाम सौंपे गए हैं। हालांकि कुछ जो मंत्री है वो दोबारा रिपीट किए गए हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। ये सुनिए। 10 साल में बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो 10 साल से मुझे जेल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो शायद अब जेलना शुरू करेंगे। कुछ लोग होंगे साहब बहुत हो गए, अब कहीं और जाए तो अच्छा होगा। जो जाना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपने इतना किया इसलिए धन्यवाद है। जो आना चाहते हैं, अगर आज टीवी पर मेरी बात सुन करके जो मन भाव से खप जाना चाहता है 5 साल, आइए, निमंत्रण है। और हम मिल करके दोस्तों एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है मेरा पल पल देश के नाम है। और मैंने ये भी वादा किया है देश को 24/7 फॉर 2047। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं। मैं मेरी टीम से चाहता हूं और उसमें भी मैंने मिला हुआ काम समय से पूरा कर दिया। मुझे मिला हुआ काम गलती के बिना कर दिया। मैं समझता हूं अच्छी चीज है, लेकिन परिपूर्णता नहीं है। मैंने उसमें वैल्यू एडिशन क्या किया? मैंने पूरा किया, लेकिन ज्यादा अच्छे से पूरा किया। मैंने पूरा किया, लेकिन आगे अब किसी के सर पे बोझ नहीं रहेगा,
इतना मैंने करके रखा है। अगर हमारा भाव है, हर चीज में वैल्यू एडिशन, हर चीज में क्वालिटी अपग्रेडेशन, तो मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों कि हम 5 साल के भीतर भीतर जिस सपनों को और संकल्प को लेकर के चले हैं उसको हम परिपूर्ण कर सकते हैं। 10 साल का मेरा अनुभव है, जो तय किया उसको हम करके रहे हैं। तय भले मोदी ने किया, लेकिन करने वाले आप हैं, करके रहे हैं, हम सब मिलके करके रहे हैं। हम सबकी सामूहिक शक्ति का परिणाम है कि हमने एक कैटेगरी एजेंट के रूप में इसको काम किया है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे व्यक्तिगत जीवन में, और खास करके टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनसे अगर बात करेंगे, अगर उस समय क्रिकेट की सीजन चलती है तो उसका मन करता है यार एक अच्छा क्रिकेटर बन जाओ, दिमाग में रहता है यार क्रिकेटर बन जाना है। एक अच्छी मूवी बड़ी पॉपुलर हो गई तो फिर मन में करता है यार ये फील्ड अच्छा है, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं इसमें चला जाऊं। उसी समय मान लीजिए चंद्रयान की घटना घटी है तो उसको लगता है यार ये फील्ड बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट बन जाओ। और मान लीजिए 2 महीने के बाद क्रिकेट मैच आ गई तो उसको लगता है यार साइंटिस्ट वाला तो जरा मेहनती है, अच्छा करो अपन क्रिकेट वाला हो जाए। यानी ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं अस्थिर होती हैं, और जब इच्छा अस्थिर होती है तो सामान्य मानवी उसको तरंग कहता है। उसको लगता है यार तो तरंग ही है, एक सुबह एक सोचता है, दोपहर को दूसरा होता है, इस पर बात मत करो यार, ऐसे ही हुड़दंगबाजी करता रहता है। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है, स्थायी है, तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है। और संकल्प के अंदर जब परिश्रम की पराकाष्ठा जुड़ जाती है तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। उन्होंने दिल्ली में हरियाणा भवन के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और विरोध जताया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा पर दिल्ली के हक का पानी नहीं देने का आरोप लगाया। आम आदमी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रही है और अपने हक के लिए पूरी दिल्ली सड़क से लेकर कोर्ट तक दिल्ली सरकार लड़ाई लड़ेगी और हरियाणा से अपना हक लेकर रहेगी। देखिए, सौरभ जी जो यूडी मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, और मेरी एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई। काफी लंबी बातचीत हुई। दिल्ली में जो पानी की कमी हो रही है, हरियाणा पानी जो कम छोड़ रही है, चाहे वजीराबाद बैराज पे पानी का लेवल गिर रहा है, चाहे मुनक कनाल में कम पानी आ रहा है, तो क्योंकि एलजी साहब केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया कि हरियाणा से स्पेसिफिकली बात करें जो मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है। हर साल गर्मियों में भी इवेपोरेशन लॉस के बावजूद मई जून में जब मुनक कनाल से 1050 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो 990 क्यूसेक से ज्यादा पानी दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर पहुंचता है। परंतु पिछले एक हफ्ते में 7 जून को तो ये 840 तक गिर गया था, पिछले 2 दिन में ये 850-855 तक पहुंचा है। पानी मुनक कनाल से दिल्ली में आता है, इससे दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स डिपेंडेंट हैं। क्योंकि मुनक कनाल का पानी गिर रहा है, क्योंकि वजीराबाद में पानी का लेवल कम है, तो जो हमारा वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका पिछले कुछ दिनों में 30 MGD ऑलमोस्ट पानी का प्रोडक्शन कम हुआ है, जिससे दिल्ली वालों पर बहुत सीरियस असर पड़ रहा है। तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा से बात करेंगे। दूसरा जो मुद्दा एलजी साहब से डिस्कस किया गया कि दिल्ली जल बोर्ड में अभी अफसरों की बहुत कमी है।
जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं उनके पास 3 बहुत बड़े बड़े विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी भी है, जीएसटी भी है। तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि एक सिंगल चार्ज का ऑफिसर वो नियुक्त करेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव काम ठीक से हो सके। ना सिर्फ इतना, दिल्ली जल बोर्ड में अभी मेंबर वाटर नहीं है, मेंबर ड्रेनेज नहीं है, मेंबर फाइनेंस नहीं है। पिछले 6 महीने से लगातार इस मुद्दे को हम एलजी साहब के साथ उठाते रहे हैं। पिछले 6 महीने से इनमें से कोई भी अफसर नियुक्त नहीं हुआ है, लेकिन आज फिर से इस पे चर्चा हुई है और एलजी साहब ने आश्वासन दिया है अभी हिमाचल से कोई भी पानी जो वाया हरियाणा आना है वो कोई भी पानी नहीं आया है। इस पानी को वजीराबाद बैराज पे आना है। वजीराबाद बैराज पे पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। आज वजीराबाद बैराज पे 669.4 फीट पर पानी पहुंच गया है। अभी ऐसा हमें सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट से पता चला है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अभी डिस्प्यूट चल रहा है कि कितना पानी हिमाचल से आ रहा है और हरियाणा आगे कितना पानी छोड़ेगी। हम हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पानी हिमाचल प्रदेश दे रही है उस पानी को आगे दिल्ली वालों को दिया जाए। हरियाणा का कोई भी पानी जो हथनी कुंड बैराज से यूज होता है, जो यूपी में यूज हो रहा है, जो उत्तराखंड में यूज हो रहा है, वो सारा पानी सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है। दिल्ली में आज पीने के पानी की कमी है, दिल्ली में आज घरेलू उपयोग के पानी की कमी है। तो हम हरियाणा सरकार के सामने बार बार हाथ जोड़कर जा रहे हैं और यही हमने रिक्वेस्ट एलजी साहब से भी करी है कि हरियाणा से अभी हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि कितना हमारा हक है, कितना हमारा हक नहीं है। उस मुद्दे को सुलझाने के लिए अभी समय है। उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, उस मुद्दे को अपर यमुना रिवर बोर्ड भी देख रहा है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। दिल्ली वाले परेशान हैं, दिल्ली में पानी की कमी है। अगर हरियाणा हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दे तो अभी दिल्ली वालों की समस्या ठीक हो सकती है। अगर हरियाणा मुनक कनाल में पूरा पानी दे दे तो दिल्ली में जो पानी की कमी की वजह से लोग परेशान हैं, जो त्राही त्राही मची हुई है, वो परेशानी कम हो सकती है। तो हम तो हरियाणा सरकार के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, दिल्ली वालों की तरफ से हाथ जोड़ के खड़े हैं कि दिल्ली वाले परेशान हैं और दिल्ली की समस्या का। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।